नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप अगर बिहार की विभिन्न परीक्षाओं के बारे में, यूपी से रिलेटेड बहुत सारे परीक्षाएं जो होते हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तो दोस्तों या राजस्थान हो, तो सभी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार का जो पैटर्न है, तो एक चीज कॉमन हो जाता है, करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में 10 ऐसे टॉप करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की जाएगी जो कि आपको बहुत ही ज्ञान देंगे और इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है और ये प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय समसामयिकी से रिलेटेड है। आपको इन सभी बातों पे, मेरी बातों पे ध्यान रखना होगा और देखिए क्वेश्चन आंसर के रूप में है ये। तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कौन सा संविधान संशोधन जो है संबंधित है? आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए, जिसे दोस्तों EWS के नाम से जाना जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि ये आपके लिए। और इस संविधान मतलब कौन सा संविधान संशोधन, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 100वां, 101वां, 103वां या 104वां। दोस्तों, उत्तर जानने से पहले आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इससे जो रिलेटेड बात होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे। जी हाँ, कुछ फैक्ट्स जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए, उत्तर हो जाएगा 103वां। अब इसके बारे में कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप नोट कर लीजिए कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए जो है संविधान संशोधन 103 के तहत जो है 10%, जी हाँ दोस्तों, 10% आरक्षण, रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया था। और यह रिजर्वेशन जो है सामान्य श्रेणी के सीटों में से ही सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों के लिए जो है निर्धारित किया गया। एक बात तो ये है। दूसरा दोस्तों कि EWS जो है, यानी कि इसका प्रावधान, पहले आप इस समझिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा, अभी वर्तमान में इसका उद्देश्य क्यों इस तरह से है। क्योंकि ये पुराना है तो एक क्वेश्चन इससे और मैंने लिया है, उसमें भी समझेंगे कुछ बातें। तो इम्पोर्टेंट ये दोस्तों कि 103वां है और ये सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है नवंबर, जी हाँ 7 नवंबर को 2022 में, 7 नवंबर 2022 में जो है एक जो फैसला लिया गया जिसमें EWS को के 10% आरक्षण को जो है 3:2, जी हाँ 3:2, यानी कि जो है 3 जजों ने जो है इसमें बहुमत बताया, जबकि 2 ऐसे जज रहे जिसमें एक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी थे। उन्होंने इस मत के विरोध में जो है अपना वोटिंग किया। अर्थात यह व्यवस्था जो है सरकार द्वारा जो है बरकरार, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बरकरार रखा गया। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स को मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो है अभी तक जो है एक लिस्ट लिख लीजिए। SC जो है, SC कैटेगरी को जो है दोस्तों, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट को 15% जो है दिया गया आरक्षण, रिजर्वेशन है। ST जो है, ST को जो है 7.5% आरक्षण दिया गया है। और जो OBC है, OBC को अभी जो है वर्तमान में 27% जो है आरक्षण दिया गया, जो कि इस नियम को उल्लंघन नहीं होता है कि 50% से अधिक जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण जो है 50% के बाहर जो है, यानी कि 50% जो जनरल कैटेगरी है उन्हीं के मतलब 50% में से ही 10% को दिया गया है। तो ये कहीं से जो 3 जज थे उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं है, लेकिन जबकि 2 जज इसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने खास करके ये कहा कि ये जो है मंडल आयोग जो है उस पर भी मतलब विचार किया जाता, और ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करने के लिए जो है रिजर्वेशन को लाया गया था, जो कि इसका उल्लंघन करता है। लेकिन खैर बहुमत जो है इसे बरकरार, बहुमत ने इसे बरकरार रखा है, ये एक बात है।
दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ और तथ्य फैक्ट्स को नजर डालेंगे कि प्रश्न नंबर 2 है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% का प्रावधान कब किया गया। 10% का तो किया गया, ये 50% में से ही 10% है, तो ये कब किया गया दोस्तों। ये जो उत्तर है, 4 ऑप्शन है, आप अगर जानते तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए आंसर जो है दोस्तों ये देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2019। जी हाँ, 2019 में इसका प्रावधान किया गया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे जो है 2019 में 8 जन 2019 और ये एक डेट और है 9 जन, एकदम लगा हुआ है, याद रखेंगे 2019। तो 8 जनवरी को जो है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में और जो 9 जनवरी को राज्यसभा में। तो राज्यसभा में इसे क्या किया गया, पारित करवाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2 डेट है। और यह विधेयक जो है 103, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 103 जो है 103वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। लेकिन क्या हुआ इसमें, मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति ये जो है 103वां जो है, जाहिर सी बात है इसी में संशोधन करके इसको व्यवहार में लाया गया। लेकिन जो 2019 में 124वां, फिर से नोट कीजिए, 124वां संविधान संशोधन जो संशोधन विधेयक जो है ये लोकसभा में लाया गया था, 124वां। अब 124वां जो है जो विधेयक था उसको राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में व्यवहार में जो है पारित करवाया गया। यानी 124वां में पहली बार लाया गया और ये 8 जनवरी और को लोकसभा में और 9 जनवरी को राज्यसभा में, जो कि उच्च सदन होता है, में पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया और तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो स्थायी रूप से उसमें 103 में इसको डाल दिया गया और उसी के तहत ये गजट में आ गया। जाहिर सी बात है, तो आप समझ गए होंगे 10% का कैसे हुआ। तो ये कुछ खास बात था जो कि इससे रिलेटेड था, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए EWS से। तो ये हमेशा आपके दिमाग में अगर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर देखिए 3 पे आते हैं, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, सो अध्यक्ष। तो 4 ऑप्शन है, अगर जानते तो बताइए, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आंसर हमारा जाएगा ये डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या खास बात है, तो खास बात ये है कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हुए, जबकि ये 2 जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन ए में प्रोफेसर आनंद पालीवाल और न्यायमूर्ति KT शंकरन। जी हाँ, तो KT शंकरन जो है, और इनमें से खास कर देखिए जो प्रोफेसर आनंद पालीवाल हैं ये हैं विधि विशेषज्ञ, जबकि KT शंकरन जो है केरल उच्च न्यायालय के, यानी कि जो केरल हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं KT शंकरन। जबकि श्री राम करुणानिधि जो है ये दोस्तों तमिलनाडु के अधिवक्ता हैं। और इनके साथ ही एक और व्यक्ति को जिनका नाम श्रीमती राका आर्या है, श्रीमती राका आर्या को भी अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात भी हो जाएगी, मैं भी बताऊंगा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये है न्यायमूर्ति, ये कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के हैं। मुख्य न्याय जो है रिटायर है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को जो है बनाया गया 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि इसके बारे में कि ये कब बने हैं। तो ये जो बने हैं दोस्तों, नियुक्ति करने की घोषणा जो हुआ है 7 नवंबर, जी हाँ 7 नवंबर 2022 को, ठीक है। लेकिन इनका कार्यकाल कब तक चलेगा समझ बताते मैं। तो देखिए इसका कार्यकाल जो है 21 फरवरी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 2023 तक ही चलेगा।
मतलब समाप्त हो रहा है, ये 22वें विधि आयोग का है। लेकिन देखिए ये ऐसा क्यों कि जाहिर सी बात है 2-3 महीने के लिए बने, ऐसा नहीं। जो विधि आयोग होता है ऐसा उसका समय जो है 3 साल का होता है, ठीक है, 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स के लिए जब अधिसूचना जारी होती है उसके बाद 3 साल के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं कोई भी अध्यक्ष। तो अब ये हुआ कि ऐसा इस तरह से कि नवंबर में ही बने और 21 फरवरी 2023 को ही मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए जो बात है 22वें विधि आयोग का गठन जो है अगस्त 2018, जी हाँ, अगस्त 2018 के 21वें विधि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति, यानी कि अगस्त 2018 में 21वां विधि आयोग की समाप्ति हो गया था कार्यकाल 3 साल का। और नवंबर में जो है के बाद समाप्ति के बाद नवंबर 2022 में इसको किया गया। ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी अधिसूचना जो है 21 फरवरी 2020 को ही आ गया था। कब आया था अधिसूचना जो है 21 फरवरी 2020 को ही आ गया था। इस तरह से 20 और 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 20 फेब 2020 को इसकी अधिसूचना आई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल कंप्लीट हो गए और जिसके कारण से 21 फरवरी 2023 तक इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, हो जाएगा। अब देखिए 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं और जाहिर से इनका कार्यकाल भी हो गया है समाप्त, मतलब हो जाने वाला है लगभग, अब समझ ही लीजिए कि 2023 के शुरुआत में ही। और ये हमेशा इस बात को याद रखें कि विधि आयोग 3 वर्षों के लिए मतलब इसको गठित किया जाता है। इसी से एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है, वहाँ थोड़ा सा मैं आपको और भी क्लियर करूंगा कि विधि आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। विधि आयोग का अध्यक्ष यानी लॉ कमीशन का आयोग। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अगर कोई जानते हैं तो जरूर कमेंट करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए 280वां अनुच्छेद 124वां अनुच्छेद 130 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है, बताइए कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में ऐसा क्यों कि इनमें से कोई नहीं है, तो खास बात याद रखिए दोस्तों, विधि आयोग जो है भारतीय विधि आयोग, यह एक न तो संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय है, न ही वैधानिक निकाय है, ठीक है, न संवैधानिक निकाय है न वैधानिक निकाय, दोनों बात याद रखिए। यह भारत सरकार के आदेश से, ठीक है, भारत सरकार का आदेश जो कि राष्ट्रपति देते हैं कि आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। तो याद रखिएगा कि यह एक कार्यकारी निकाय है, ठीक है, कार्यकारी निकाय है, इस बात को याद रखेंगे। न तो ये संवैधानिक, इसलिए अनुच्छेद की बात ही नहीं होती, न संवैधानिक निकाय है न वैधानिक निकाय, क्या है, कार्यकारी निकाय। इसके प्रमुख कौन है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, कानून सुधारों हेतु जो है कार्य करना, कानून में सुधार करना है। और आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करते हैं, यानी इसका भूमिका है सजेशन देना, सलाह देना। किसको सलाह देना, तो विधि और न्याय मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री को जो है सलाह देता है। इसके सदस्य मुख्यतः कानूनी विशेषज्ञ होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया और उससे जुड़े हुए लोगों को बनाया गया। देखिए भारतीय इतिहास में विशेषकर 300 या इससे अधिक वर्षों के दौरान कानून सुधार का एक सतत प्रक्रिया, मतलब कि लगातार अंग्रेजों के समय से कानून में बदलाव होते रहे हैं, जिसके कारण ये विधि आयोग की जो है व्यवस्था की गई। देखिए आज़ादी के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 372, एक बात याद रखिए कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 372 के तहत पूर्व कानूनों को तब तक जारी रखना तय किया गया जब तक कि उनमें संशोधन न हो जाए या उनसे रद्द नहीं कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, तो संविधान ने ये व्यवस्था दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि देश की बदलती जो आवश्यकता थी उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विधि आयोग का गठन की मांग हुआ और भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग जो है 1955 में, तो 55 में, ये है वर्ष हमेशा याद रखा जाता है, वर्ष 1955 में जो है भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतरवाड़ की अध्यक्षता में गठित की गई। यानी कि सबसे पहला जो, अगर विधि आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो
MC MC शीतलवाड़, ठीक है, MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया। तब से जो है 22वां विधि आयोग गठित किया जा चुका है, ऐसी बात है। और कार्यकाल कितना रहता है, टेन्यूर जो है 3 साल का, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो ये सब फैक्ट जो है इसको अच्छे से आपको याद रखने चाहिए। एक और बात, महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा दोस्तों, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो BS चौहान, याद रखिएगा, BS चौहान ये थे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और साथ ही 22वां वाला। तो चलिए अगला प्रश्न आप पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि देश का पहला निजी रॉकेट, जी हाँ दोस्तों, देश का पहला निजी रॉकेट यानी प्राइवेट सेक्टर का, जो कि एक स्टार्टअप के तहत शुरू किया गया, का निजी रॉकेट का नाम क्या रखा गया? दोस्तों विक्रम, ऑप्शन 4 है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो दोस्तों विक्रम करके ये नाम है। आप सभी लोग अगर कुछ है पता तो कुछ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आंसर मैं बताता हूँ, विक्रम S, ठीक है, विक्रम S नाम दिया गया। ये विक्रम S नाम पहला जो निजी रॉकेट है उसको क्यों पड़ा, इस बात को भी आप समझिए। देखिए ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हैदराबाद का निजी स्पेस कंपनी है, ठीक है, और हैदराबाद का निजी स्पेस कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर का स्पेस कंपनी, इसका नाम स्काई रूट एरोस्कोप, ठीक है, क्या है, स्काई लिख लीजिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस नाम है, द्वारा विकसित किया गया। और इसने जो है एक रॉकेट जो है तैयार करवाया, और जिसमें जो है 3 छोटे छोटे सैटेलाइट को अपने साथ ले गया है। इसका प्रक्षेपण किया गया, और इसके बाद जाहिर सी बात है तो देश में एक संभावना भी बढ़ गई कि भाई इस तरह के गतिविधियां हो सकती हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि जो यह मतलब 4 वर्ष पहले ये स्टार्टअप के रूप में शुरू हुआ था, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का जो है सफ़रनामा, और 4 वर्ष बाद जो है जाहिर सी बात है 4 वर्ष बाद ये कंप्लीट कर लिया गया। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक श्री विक्रम साराभाई के नाम पर जो है, विक्रम साराभाई के नाम पर इसे विक्रम S नाम दिया गया है। और 3 छोटे छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, खास बात कि इसमें चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप N स्पेस टेक और आर्मीनियन स्टार्टअप वाजू म्यूक स्पेस रिसर्च लैब के छोटे छोटे हल्के सैटेलाइट शामिल है। स्पेस जो किड्स है उसका सैटेलाइट 2.5 kg का, यानी कि जो है 2.5 kg का जो है 2.5 kg का एक सैटेलाइट है, जिसे भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया है, उसमें USA, इंडिया USA, और दोस्तों एक इंडोनेशिया, इसके अलावा सिंगापुर के जो है सिंगापुर व सेशेल्स, क्या व सेशेल्स, तो सेशेल्स जो है सेशेल्स के बच्चों ने वैज्ञानिक हैं, उनके बहुत सारे वैज्ञानिक के गाइडेंस में बनाया है। कुल मिलाकर 83 kg, जी हाँ, सो कुल मिलाकर जो है 83 kg यानी 83 किलोग्राम मतलब ये बनाया गया का ये पूरा सैटेलाइट था। और इसके जो 3 पेलोड्स जो है, पेलोड्स को 81 किलोमीटर की ऊंचाई की कम दूरी वाली ऑर्बिट में ले जाया गया, यानी कि जो इसको स्थापित किया गया 81 की जो ऑर्बिट है हमारा 81 किलोमीटर की ऊंचाई में जाकर इसको स्थापित किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहा है इससे संबंधित। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि इसी से जुड़ा हुआ है कि विक्रम S, अब तो समझ में आ गया विक्रम S क्या है, किसका नाम है, निजी रॉकेट है। इसका सफल प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष केंद्र से किया गया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है,
श्रीहरिकोटा, बंगलोर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। जानते तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। और ये आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए का, यानी श्रीहरिकोटा से इसे, यानी श्रीहरिकोटा। जी हाँ, श्रीहरिकोटा कहाँ है, श्रीहरिकोटा किस मतलब नाम क्या है एक्चुअल में। तो देखिए हैदराबाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रीहरिकोटा जो इसरो का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन सा केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये नाम है, ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इससे रिलेटेड कि 18 नवंबर को, ठीक है, 18 नवंबर 2022 को उड़ान के परीक्षण, जो परीक्षण उड़ान था, इसकी सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए जो है इसरो व स्काई रूट को इसके लिए बधाई भी दी थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन के गोयनका ने कहा कि 55 वर्ष पूर्व देश के पहले रॉकेट रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था। यानी कि पहला रॉकेट कब किया गया था? पहला रॉकेट जो था रोहिणी, याद रखिएगा, रोहिणी जो कि स्टैटिक है, रोहिणी जो पहला रॉकेट था, पहला रॉकेट का नाम क्या था? रोहिणी का प्रक्षेपण 55 साल पहले किया गया था। तो आज पहले जो है निजी रॉकेट का प्रक्षेपण है कि 2022 में निजी, पिछले साल जो है निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। तो नाम याद रखिएगा कि स्काई रूट जो है, स्काई रूट एयरोस्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। याद रखिएगा, यह कंपनी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है G20 से। ये क्या प्रश्न है दोस्तों? तो इसको आप याद रखिए। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि G20 आखिर है क्या। अगर आप जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं, तो तब तक आंसर की तलाश कीजिए कि 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ G20 का। लेकिन G20 क्या है इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो G20 विश्व की प्रमुख विकसित डेवलप और उभरती अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत भी उभरती हुआ, भारत है, चाइना है, उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, का एक मंच है जिसका गठन जो है 1997 में हुआ। G27 का गठन जो है 1997 को हुआ। और 97 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 99 में किया गया। यानी कि 1997 का जो है, जो संकट आया था एशिया का, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो है 1999, ठीक है, 1999 में किया गया था। मूलतः वित्त मंत्रियों, जो वित्त मंत्री तो फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर के इस मंच का ही जो है 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के लिए उच्चीकरण 2008 में किया गया। तो ये मतलब कि बुलाया गया। कहने का मतलब है कि G20 जो है, G20 के शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बीच से शुरू हुआ। 2008 में जो वैश्विक आर्थिक संकट था उसी के बीच शुरू हुआ। और यह ऐसा पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वॉशिंगटन में, अमेरिका में हुआ था। वह दूसरा जो है 2009 में लंदन में। यानी कि 2008 में जो है अमेरिका में हुआ था, 2008 में अमेरिका में हुआ था, USA में। और 2009 में कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में संपन्न हुआ था। तो एक सिलसिला चला रहा था। और 20 का मतलब क्या होता है? 20 कंट्री है ना। तो 20 अर्थव्यवस्थाओं के जी समूह में जैसे कौन कौन से देश है, आप कुछ देश तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना है ना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, टर्की, ब्रिटेन व अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी शामिल है। तो ये 20 कंट्री है, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, इन सभी को मिलाकर है किया गया। और देखिए G20 का कोई स्थानीय सचिवालय, मुख्यालय नहीं है, सबसे बड़ा न इसका कोई हेडक्वार्टर है, न इसका सेक्रेटेरिएट है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से
किसी एक देश को जो है इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, मतलब उसी देश में 20 में से। और आगामी शिखर सम्मेलन का जो है मेजबान देश भी इसी मंच के अध्यक्ष रूप में मतलब चुन लिया जाता है कि भाई अगले साल के लिए ये होंगे। तो वर्तमान में G20 का अध्यक्ष जो है वर्ष 2024 में, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, तो वर्तमान वाला मैं रहने देता हूँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसे लूँगा। 2024 में जो है इस शिखर सम्मेलन का जो है शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। 2024 में कहाँ होगा? 2024 में कहाँ होगा? तो 2024 में दोस्तों होगा ब्राज़ील में। कहाँ होगा? ब्राज़ील में, याद रखिएगा, ब्राज़ील में 2024 में, जो कि हो जाएगा कौन सा बताइए? हो जाएगा 19वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये जो 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन फिर से वही है, आखिर अटक गया दोस्तों, तो आंसर है ऑप्शन बी यानी इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में ये जो है शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि देखिए ये जो इंडोनेशिया, अगर बात कभी कभी इस तरह से इंडोनेशिया में कहाँ, क्योंकि ये द्वीपों का समूह है, तो आप बताएंगे बाली। ठीक है, बाली बता देंगे, बाली में हुआ। अगर पूछ दिया जाए कि बाली में कहाँ, तो आपको बताना होगा नुसा दुआ। कहाँ बताना होगा? नुसा दुआ, याद रखिएगा, नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। कब हुआ? तो याद रखेंगे कब हुआ, तो 15 से 16 नवंबर 2022 को हुआ। ठीक है, 22 को हुआ। 24वां कहाँ होना है? ब्राजील में, जो कि कौन सा होगा? 19वां। 17वां था 2022 में, तो 23वां कहाँ? 23वां। तो मैंने बस एक क्वेश्चन और रखा है, तो आप उसे देखेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि क्या इसमें खास बात है, तो 17वां शिखर सम्मेलन जो था इसके अध्यक्ष थे जोको विडोडो। ठीक है, कौन थे? जोको क्या याद रखेंगे? जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। याद लिख लीजिए, जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखिए अध्यक्षता इस जोको विडोडो ने ही किया 17वां शिखर सम्मेलन का। और जो थीम था G20 के 17वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो ये भी लिख लीजिए दोस्तों, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसका थीम था। तो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं था दोस्तों। और इससे पूर्व जो है इंडोनेशिया 1 दिसंबर को, यानी कि इसका कमान जो इंडोनेशिया को 1 दिसंबर 2021 को दिया गया था। 2021 को दिया गया था, जाहिर सी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही था। अब इससे एक और प्रश्न मैंने लिया है। एक और बात दोस्तों यहाँ लिखते जाता हूँ मैं और नाम बोलते जाता हूँ कि अभी वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष जो कि शामिल हुए इसमें, जो G20 में कुछ प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के नाम मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए। जैसे USA, कौन है? USA के राष्ट्रपति जानते हैं आप, बाइडेन, लेकिन पूरा नाम है जोसेफ बाइडेन। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन जो है शॉर्ट में लिखता हूँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। क्या है? ऋषि सुनक, याद लिखिएगा। यहाँ ये बाइडेन है, बाइडेन हो गए, तो यहाँ हुए ऋषि, यहाँ लिख लेते जो कि नया नाम है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, हालांकि पता ही होगा आपको। ऋषि सुनक भारतीय अफ्रीकी मुल्क है, अफ्रीका से चले गए थे, जो कि इंडिया से अफ्रीका से इधर लोग चले गए, तो इसलिए लोग कहते हैं। लेकिन पूर्णतः ये जो है यानी इनका इंग्लैंड में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेस है, ऑस्ट्रेलिया के। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी, याद लिख लीजिए, जॉर्जियो मेलोनी। और उसका जर्मनी के
चांसलर ओलेफ सोल्जे, फ्रांस के एम्यूनल मैक्रों राष्ट्रपति हैं, सिंगापुर के ली सिन लुंग, और इंडोनेशिया के जो कभी लीडर तो है चाइना के शी जिनपिंग। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जो इसमें शामिल हुए, इसलिए चर्चा में भी था। नेक्स्ट जो है दोस्तों 8वां है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों उत्तर अब सीधा आ गया भारत बन गया है और इसको कमान मिल गया है। और देखिए अगले 1 वर्ष तक जो है ये अध्यक्ष रहेंगे। और विभिन्न, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया के विभिन्न शहरों में इसका जो है सभा वगैरह, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होगा, मेजबानी करेगा भारत। खासकर देखिए भारत जो है नई दिल्ली में सितंबर 2023 को, ठीक है, नई दिल्ली में सितंबर 2023 को, यानी सितंबर लिख लीजिए, सितंबर 2023 को जो है नई दिल्ली में इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है, होस्ट करेगा फिर से, जैसा कि हुआ था 2022 में। और वैसे ही इसमें विभिन्न बैठक होंगी, पूरे साल भर तक जो है, 1 साल तक पूरे अलग अलग लेवल पे जो है G20 की विभिन्न बैठकें होंगी, भारत के विभिन्न शहरों में होगी। ये कुछ खास महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। मैंने कुछ बात बताया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका कमान जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री। और मतलब कि इंडिया में अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी का बहुत ही बड़ा योगदान हो गया है। इस तरह से फॉरेन पॉलिसी में भी इनका बहुत ही बड़ा रोल माना जाएगा आने वाले समय में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 प्रश्नों में। अब ये देखिए 9वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, यूनाइटेड नेशंस ये वाला है, फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का आगामी सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? दोस्तों 4 ऑप्शन है और उत्तर बताइए अगर जानते हैं तो, नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। ये ऑप्शन हो जाएगा डी, दुबई में। जी हाँ, सऊदी अरब दुबई में जो है, UAE दुबई में ये जो है। और 30 नवंबर, जी हाँ, तो एक डेट याद रखिए, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को ये प्रस्तावित किया गया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था। और एक और बात दोस्तों कि वैश्विक तापमान वृद्धि पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित है। यानी कि जो वैश्विक तापमान है, सबसे क्यों ये इम्पोर्टेंट रहा, देखिए वैश्विक तापमान जो है वृद्धि जो है इसको जो कि रखा जाता है कि हाँ पूरे वर्ल्ड में कितना तक होना चाहिए, औद्योगिक से इंडस्ट्री से जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको कहाँ तक सीमित रखना है दोस्तों, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है सीमित रखने का लक्ष्य प्राप्ति का जो है नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 में किया गया था। इसी को वर्तमान में भी रखा गया। लेकिन हुआ क्या कि COP26 के बाद जो है कुछ जो बड़ी देश जो थे, औद्योगिक कंट्री थे, उनको एक फंड बनाना था छोटे कंट्री के लिए, जहां पर उद्योग से बहुत ही टेम्परेचर नहीं हो रहा था, तो उनको भरपाई के लिए देना था। लेकिन एक फंड जो है लॉस फंड वाला बात है, जो स्थापित नहीं हुआ, जिससे कि और देशों को नहीं मिला, धनराशि नहीं मिला इससे रिलेटेड। तो फिर भी बता दिया गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है सीमित रखना टेम्परेचर को, वैश्विक तापमान वृद्धि को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, फिल्म महोत्सव कहाँ, एक लिख लीजिए क्वेश्चन, कहाँ आयोजित हुआ है ना, आयोजित हुआ है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उत्तर है दोस्तों। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो गया सही में, तो एक ऑप्शन यहाँ काट लीजिए, ऑप्शन बी रखिए, या ऑप्शन सी, एक ही बात है, आंसर यही होगा, गोवा में। और दोस्तों ये चला 20 से 28 नवंबर तक, 20 से 28 नवंबर 2022 तक ये गोवा में चला। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे कुछ फिल्मों को जो मिला है पुरस्कार,
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्वर्ण जिसमें मयूर को दिया जाता है, चाहे चांदी का मयूर या स्वर्ण, सोना का या चांदी का मयूर दिया जाता है। तो कोस्टा रिका के फिल्म निर्माता स्पेनिश फिल्म जो है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को जो है दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशक जो है ईरानी निर्देशक है नादिर साबिर को मिला है नो एंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है वो वाहिद मुबासेरी को मिला है नो एंड में भूमिका निभाने के लिए, जो कि उसके डायरेक्टर को भी मिल गया। और जो हीरोइन है एक्ट्रेस डेनियला नवारो को आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स में अभिनय के लिए मिला। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों इस वीडियो में ही तक, चूँकि चर्चा बहुत ही लंबा था। आपको कैसा लगा, आपको कितना बेनिफिट्स हुआ, इस बात को जरूर लिखिए सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद। हम मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।